हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे। मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ स्टडी IQ हिंदी यूट्यूब चैनल से क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। क्लियर है? नाउ बिफोर वी यूज टू स्टार्ट, हम स्टार्ट करें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मेक श्योर स्टडी IQ आप सभी के लिए लेकर आया है 22 जुलाई से 22 ऑफ जुलाई 2023 से हिंदी मीडियम स्पेसिफिक के लिए अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 के लिए सेपरेट हिंदी मीडियम का स्पेसिफिक बैच। और इस बैच की कुछ विशेषताएं जैसे अगर स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप, फाइन, ये सब कुछ स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी को जो है वो एक बेहतर तरीके से प्ले करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं तथा आने वाले एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स के साथ एक सिविल सर्वेंट पोस्ट अचीव करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इस बैच का पार्ट बने। इस बैच का पार्ट बनने के लिए आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना होगा एंड मेक श्योर नो डाउट दैट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक कॉस्टली प्रोसेस है। इसमें बहुत सारा कॉस्ट लगता है। आप सभी अवेयर होंगे अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूशंस। फाइन, आप सभी को बेहतर तरीके से पता होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए फाइन बहुत अधिक अमाउंट में मनी की आवश्यकता होती है, ऐसा जनरली जो है वो समझा जाता है। क्लियर? लेकिन मेक श्योर कि स्टडी IQ के साथ अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं तो वैसे तो इस कोर्स की जो फी है ये नियर अबाउट 70,000 है। फाइन, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोमो कोड के साथ अप्लाई करते हैं और एक स्पेसिफिक डेट के पहले अगर आप इसका पार्ट बनते हैं तो मेक श्योर आप अपना फीस नियर अबाउट और यू कैन से एग्जैक्टली 29,999 इसमें जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आप सभी जो है वो आने वाले टाइम पे हमारे यूपीएससी के हिंदी मीडियम के बैचेस का पार्ट बनेंगे और अपने सिलेक्शन को जो है इंश्योर करेंगे। क्लियर? चलिए नाउ हम आते हैं अपने टॉपिक पे और हमारा टॉपिक क्या है, तो मेक श्योर जस्ट आई वांट टू क्लीन दैट पार्ट। नाउ ध्यान से देखें, हमने जैसा कि प्रीवियस क्लास में देख रखा था, हमारी जो पिछली क्लास थी क्लाइमेटोलॉजी की, मेक श्योर हमने उसमें डिस्कस करा था कि पृथ्वी पर, और मेक श्योर मैं इसको लास्ट में जो है एक बार कंपाइल भी करूंगा, यानी कि आज की क्लास और प्रीवियस क्लास, इसका एक कंपाइलेशन लास्ट में मैं आपको एक बार दे दूंगा। नाउ ध्यान से समझिएगा, हमने लास्ट क्लास में इन नटशेल हमने क्या देखा था, नटशेल हमने देखा था कि बेसिकली पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर कैसे वायुमंडल आया, जलवायु का विकास किस प्रकार हुआ। क्लियर? साथ में हमने जो है यह भी देखा कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो गैसेस हैं इसमें नाइट्रोजन का क्या उपयोग है, क्या महत्व है। ठीक है, मैंने जैसा कि डिस्कशन में बताया था कि पृथ्वी पर जो है श्वसन क्रिया के लिए, रेस्पिरेशन के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो हमने देखा था वो नाइट्रोजन है। साथ में जीवन के लिए किस प्रकार नाइट्रोजन हमारे लिए इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करा था। अब याद रखें, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप इस चीज को समझने का प्रयास करें कि एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन, फाइन, और आपने जो पढ़ा है, आपकी स्टडीज, फाइन, इसके बीच में एक प्रॉपर गैप होता है। फाइन, देखिए अगर मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी या फिर जलवायु विज्ञान पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं और उस समय पर अगर हम चाहें तो बहुत ही आसान वे से सीधे जो है हम वायुदाब की पेटियां या फिर जो है वो एक फेमस टॉपिक जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। फाइन, इट विल टेक लेस देन 10 क्लासेस टू कंप्लीट। मुश्किल से अगर हम पूरे स्ट्रेंथ के साथ पढ़ें तो 15 क्लासेस के अंदर जो है बुक्स में दिए हुए चैप्टर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? बट जब भी आप कभी इस तरीके से तैयारी करने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी स्टूडेंट्स कि आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करा उसमें प्रोबेबिलिटी उसके रॉन्ग होने की हमेशा ज्यादा होगी। क्लियर? हमेशा याद रखें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो आप पढ़ रहे हैं और जो एग्जामिनर पूछ रहा है।
क्लियर है मेरी बात? फाइन। अब याद रखें सिविल सेवा परीक्षा जो है बहुत ही साइंटिफिक मैनर से, बहुत माइन्यूट लेवल पे क्वेश्चन जाकर पूछती है। क्लियर? जैसे अगर मैं अभी डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट 2010 से लेकर 2015 के बीच में यूपीएससी में आने वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें, क्लियर, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। आप नोटिस करने का प्रयास करें कि सिविल सेवा परीक्षा ने प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये तो आज का भी ट्रेंड है, सिविल सेवा में जो है आपको एनवायरमेंट या पर्यावरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोज हु यूज्ड टू से, मतलब वो विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है या फिर इसके क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। क्या कोई एग्जाम इतना टफ हो सकता है कि उसे क्लियर ना करा जा सके? या फिर अगर आप किसी एग्जाम को टफ कह रहे हैं तो इसका मतलब होना चाहिए कि उस एग्जाम में बहुत सारे डायमेंशंस आ रहे हो। तो नो डाउट सिविल सेवा परीक्षा में जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप नोटिस करें, तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मींस ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंपाइल करें तो इससे आने वाले क्वेश्चन नियर अबाउट 30 हो जाते हैं। हर वर्ष इसका क्रम जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन मेक श्योर ये टॉप 2 में तो हमेशा जरूर है। क्लियर? अब अगर हमें पता है कि ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट ये हमको नियर अबाउट 20, 25 और 30 क्वेश्चंस देगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट टफ है? बट ध्यान से समझिएगा, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो तो जो आप पढ़ रहे होते हो और जो आ रहा होता है प्रश्न, इसमें डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है? नाउ अब दूसरे डायमेंशन पे डिस्कस, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो हमने कथन कल देखे थे, क्लियर, अगर ये कथन कल की क्लास के पहले आपके पेपर में आए होते तो आप किस प्रकार इनका आंसर दे पाते? मैं जो है प्रीवियस क्लास में डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो प्रश्न है ये स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से ज्यादा यूपीएससी के फेवरेबल टॉपिक्स हैं। फाइन, स्टेटमेंट्स कोट करेगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। मेक श्योर फैक्चुअल डेटाज आर नेसेसरी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी है, पर उसके आधार पर आप सभी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसके लिए चाहिए होगी कंसेप्चुअल क्लियरिटी और माइन्यूट लेवल पे डिस्कशन और स्टडी। क्लियर? अब इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। अब ध्यान से आप देखें, लेट मी क्लियर दिस पार्ट फर्स्ट। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि पृथ्वी पर जो जलवाष्प उपस्थित है, फाइन, इसका आपके सिलेबस के साथ कितना कंट्रीब्यूशन है? फाइन, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और पॉज करने के बाद आप जाकर एक बार सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्नों को देखें। अगर आप प्रश्नों को देखते हैं तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जलवाष्प या वाटर वेपर, आर्द्रता या नमी, सारे वर्ड्स कॉमन है। फाइन, वाटर वेपर कह लीजिए, नमी कह लीजिए, ह्यूमिडिटी कह लीजिए, ऑल आर कॉमन। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन प्रश्नों को जाकर सर्च करें कि कितने प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा ने इस पर से पूछे हैं, तो हार्डली आपको हर 2 साल में, फाइन, 3 क्वेश्चन अराउंड मिलेंगे या 2 क्वेश्चन अराउंड मिलेंगे। फाइन, मैं क्वेश्चन से मेरा आशय क्या है, मेरा सेंस इस बात से है कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में एक आध 2 स्टेटमेंट्स दिखते हैं। क्लियर? अब मुझे एक बात बताएं, जब ये टॉपिक या जलवाष्प का टॉपिक आपने सर्च करा तो आपको क्वेश्चन दिखे 2 साल में नियर अबाउट 3 क्वेश्चन। फाइन, अब जब आप इसे माइन्यूट लेवल पर देखेंगे तो अब मैं आपको बताता हूं 2010 से, फ्रॉम 2010 अप टू 2014 एंड इसका कंटिन्यूएशन आप 2022 तक देखें। मैं क्यों इसे रेफरेंस में ले रहा हूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइन, इन ईयर्स में आपको सिविल सेवा परीक्षा के अंदर हर बार ट्राइब्स के क्वेश्चन बहुत दिखेंगे। फाइन, मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए यूज करता हूं, आपको एक पिग्मी ट्राइब दिखेगी, आपको एक मसाई ट्राइब दिखेगी। फाइन, इवन अगर मैं राइट हूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो सिविल सेवा ने 3 बार लगातार पिग्मीज के ऊपर क्वेश्चन करें। अब जाइए और इसके बारे में रेफरेंस बुक्स में जहां लिखा है
फाइन, या नेट पे जो डाटा है इसको सर्च करने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि हर वर्ष उसने जब क्वेश्चन करा उसका अपडेट नेट पर आया, नेट ने उस टॉपिक के बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन दी, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद जब पुनः सिविल सेवा परीक्षा ने क्वेश्चन करा तो कभी भी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो फुलफिल नहीं कर पाया। फाइन, कभी भी नेट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया था। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कंसेप्ट। फाइन, तो हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन कंसेप्ट से आएगा। और जब कभी वो ट्राइब से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मैं एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। फाइन, जब भी वो किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, प्राइमरली आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक जो है वो बेसिकली मैं किसी रेफरेंस बुक से या किसी और स्पेस से पढ़ता हूं तो शायद ये बन जाएगा। बट मेक श्योर वो टॉपिक आपसे तब बनेगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि सिंपल वन लाइनर इंफॉर्मेशन से सिविल सेवा परीक्षा कभी प्रश्न नहीं करेगी। अब इससे कैसे कवर करें, तो अब देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फाइन, देखें ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कुछ प्रश्न, फाइन, आई थिंक आप सभी ने सुना होगा अबाउट अ बुक। फाइन, अबाउट अ बुक का नाम है बाबरनामा। क्लियर? अब बताइए इसका राइटर कौन है? फाइन, तो इस बुक का राइटर है बाबर, मतलब ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। फाइन, और इसी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने एक लाइन लिखी थी। एंड अगर मैं इसे हिंदी में कहता हूं, फाइन, तो हो सकता है कि मेरे ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक हो, इसलिए मैं इसकी स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं इन इंग्लिश। फाइन, बाबर यूज्ड टू रोट that I went for India and I used to attack in n number of places, n number of empires. Fine, XYZ places पे मैंने अटैक करा। And Babar used to found that there is a big problem with Indian soldiers. Fine, Indian soldiers के साथ एक बड़ी समस्या थी। Fine, बाबर ने कहा whenever I went for war, I always used to take care about कि मैं अटैक हमेशा लेट स्टार्ट करूं, वॉर हमेशा लेट स्टार्ट करूं। फाइन, मतलब बाबर ने अपने बाबरनामा में एक जो है संदर्भ में ये स्टेटमेंट लिखा था कि जब भी मैं इंडिया में वॉर लड़ता हूं तो मैं इस चीज को मेक श्योर करता हूं कि मैं वॉर किस समय स्टार्ट करूं, मैं वॉर स्टार्ट करूं दोपहर के समय। फाइन, और दोपहर के समय स्टार्ट करने का रीजन क्या था? देन बाबर यूज्ड टू रोट आल्सो। फाइन, बाबर ने इसके बारे में लिखा कि भारत में जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, फाइन, वो जनरली जो है सुबह 5 या 6 बजे के आसपास एक वॉर स्टार्ट करते हैं, एक जो है ट्रेंड चलता है। फाइन, अब इसके बाद जो है 2-2:30 बजे तक ये चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएंगे। फाइन, और उसके बाद फिर 4-5 बजे से फिर स्टार्ट करेंगे। फाइन, और बाबर जो है वो वॉर ही लेट स्टार्ट करेगा। क्लियर? अब ऐसा कुछ जो है संदर्भ में आया था बाबर के। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि एग्जैक्टली बाबर ने ऐसा करा या नहीं करा, या कितनी इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है। फाइन, लेकिन हमारा संदर्भ ये है, हम किस परिप्रेक्ष्य में इसे देख रहे हैं, किस सिनेरियो में इसे देख रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यथार्थता यह है कि भारत में जब भी कभी आक्रांता आए या फिर भारत में जब भी कभी अटैक्स हुए, फाइन, इसमें एक चीज कॉमन थी। वो कॉमनैलिटी क्या है, वो कॉमन लिंक क्या है? वो कॉमन लिंक है इनोवेशन। फाइन, अब मैं किस संदर्भ में ले रहा हूं और कैसे हम इससे क्लाइमेटोलॉजी तक पहुंचेंगे और किस प्रकार से सिविल सेवा इसका प्रश्न पूछेगी। फाइन, ये कॉमनैलिटी आपको अभी समझ में आएगी, थोड़ा सा वेट करें, ध्यान से सुनिएगा। आपको दिखेगा भारत में जो पहला आक्रांता आया था, फाइन, अलेक्जेंडर, फाइन, सिकंदर कहते हैं। सिकंदर जो है आक्रमण करते हुए भारत में झेलम नदी तक आया और वहां पर उसका वॉर हुआ पोरस के साथ। फाइन, और पोरस के साथ हुए युद्ध में, फाइन, अलेक्जेंडर के जो राइटर्स थे उन्होंने लिखा दैट पहली बार जो अलेक्जेंडर की सेना थी उसने हाथियों को देखा था। फाइन, और हाथियों का उपयोग वॉर में होना, यह एक इनोवेशन था जो भारतीय उपमहाद्वीप ने करा था। फाइन, और इसलिए आपको दिखेगा कि अलेक्जेंडर जो है पेनिट्रेट करते हुए इंडिया में बहुत अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाया था। क्लियर? फाइन, अब इसके ऊपर डिस्प्यूट है कि कहां तक प्रवेश करा था, बट मेक श्योर इसके बारे में बिल्कुल उल्लेख है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हाथियों का युद्ध में जो उपयोग हुआ, यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक इनोवेशन था। इसी प्रकार जब बाबर का आगमन हुआ भारत में, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जिस टाइम बाबर आया इसकी 15,000 की सेना थी। फाइन, और इब्राहिम लोदी के पास 3 लाख की सेना थी, तब भी इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। इसका मुख्य कारण क्या था? तो याद रखें, इसका मुख्य कारण था तोपें, अग्नियास्त्र, हॉविट्जर्स। फाइन, अब ये जो तोपें थी, भारतीय उपमहाद्वीप ने ज्यादा तोपें नहीं देखी थी। फाइन, और जब बाबर आया तो बाबर अपने साथ जो है वो तोप लेकर आया था। फाइन, तो वॉर में एक नया इनोवेशन किसने करा था? बाबर ने। फाइन, और इस कारण जो है आपको इस क्षेत्र में बाबर की विनिंग देखने को मिलती है कंटिन्यूसली।
फाइन। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत के बाद जो है वो अंग्रेज आए। और याद रखिएगा, भारतीयों ने कभी भी हैंड होल्ड फायर वेपन्स यानी कि हाथ से चलाने वाले अग्नियास्त्र, इनका उपयोग नहीं देखा था, या देखा भी था तो करा नहीं था। फाइन, इस इनोवेशन को उन्होंने अडॉप्ट नहीं करा। अब ध्यान से समझिएगा, जिस समय अंग्रेज आए, अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए, अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर पाए। इसके पीछे का मुख्य रीजन क्या था? इसके पीछे का मुख्य रीजन था भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों को अपने पैसे से अंग्रेजी आर्मी जो है वो स्टैब्लिश करने में हेल्प करी थी। कैसे? तो इसको समझिएगा कि भारतीय राजाओं ने रादर देन इस चीज को अडॉप्ट करें, हाउ टू मेक गन्स इन देयर ओन एम्पायर, अपने ही एम्पायर के अंदर किस प्रकार जो है हाथ में रखकर चलाने वाली बंदूकें बनाए, उन्होंने जो है हायर करना स्टार्ट कर दिया था। किसको? फायर वेपन होल्डर्स को, यानी कि सिपाहियों को जो है हायर करना स्टार्ट करा, जो सिपाही जो है वो वेपन लेकर आते थे अपने साथ। क्लियर? अब इस तरीके से आप समझेंगे कि जब कभी सिविल सेवा परीक्षा प्रश्न पूछती है तो कैसे ट्रिकी वे से पूछती है, नी जर्क पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगी। फाइन, अब जब वो नी जर्क पॉइंट्स आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन और एग्जामिनर एग्जैक्टली चाहता क्या है। एक वर्ष के क्वेश्चन को देखकर आप नेक्स्ट ईयर आने वाले क्वेश्चन को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर? फाइन, अब इसी बाबर की कहानी को थोड़ा आगे ले जाते हैं। फाइन, बाबरनामा में और भी बहुत सारी चीजों का उल्लेख करा। जैसे उसने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो बाबर से पहले जो इन्वेडर्स आए थे, फाइन, उन्होंने इन्वेट करा एंड दे सेज के चौहान सर यूज्ड टू डू अ यज्ञ, एक सैक्रिफाइस करते हैं, हवन करते हैं। 3 बजे रात से उठ जाएंगे और 5 बजे तक जो है हवन करेंगे। उसके बाद दे वेंट फॉर वॉर आफ्टर थाउजेंड ऑफ टाइम सेइंग, हजारों बार ये बोलने के बाद कि लॉर्ड शिवा हमारे साथ है, हमें कोई डिफीट नहीं कर सकता। दे यूज्ड टू एंटर इन द वॉर। फाइन, अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इससे आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं? फाइन, तो ध्यान से समझिएगा, इससे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ये है कि बाबर की एंट्री जिस समय भारत में हुई, भारतीय उपमहाद्वीप में एक कॉमनैलिटी थी, एक जो है वो लिंक था कि सभी क्षेत्रों में जो दोपहर के समय, जो दिन के समय का एक नेचुरल बिहेवियर था, एक्टिविटीज थोड़ी स्लो डाउन हो जाती थी। फाइन, इररिस्पेक्टिव कि वो एक्टिविटी क्या है, बिना इस चीज को देखे कि वो क्रियाकलाप क्या है, वो क्रियाकलाप बेसिकली स्लो डाउन हो जाते थे। फाइन, मेरा पॉइंट क्लियर है? अब मुझे बताइए इसका हमारे जलवायु के साथ क्या कनेक्शन है, पृथ्वी की जलवायु के साथ इसका क्या कनेक्शन है? फाइन, तो बच्चों इसका एग्जैक्ट कनेक्शन है। फाइन, आप महसूस कर पा रहे होंगे जो समर्स होते हैं, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, इस ग्रीष्म ऋतु में आप सभी एक चीज पाएंगे कि दोपहर में 12 से 3 के या 12 से 4 के बीच में आप सभी को जो है आलस बहुत आता है, आप लिथार्जिक फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, और दोपहर में आप सोना प्रेफर करते हैं। फाइन, अब आप ये कहेंगे कि बाबर जिस क्षेत्र से आया था वो था सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, और मध्य एशिया में भी कुछ इसी प्रकार का जो है वो भौगोलिक स्थिति है और इसी प्रकार की जो जलवायु स्थिति है। पर याद रखें, बाबर गर्म क्षेत्र से आया था, पर उस गर्म क्षेत्र में भी गर्मी का एक स्पेसिफिक टाइप था। वहां की गर्मी जो है वो हमेशा शुष्क रही थी। लेकिन वही गर्मी जब भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखेंगे तो ये गर्मी जो है वो नमी युक्त है, आर्द्रता युक्त है, या जलवाष्प युक्त है। फाइन, तो बाबर और भारतीय उपमहाद्वीप, बाबर का जो क्षेत्र है मध्य एशिया, इस मध्य एशिया में आप एक चीज पाएंगे कि दोनों ही क्षेत्रों में तापमान उच्च है, परंतु जब भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में बात होगी तो यहां पर पड़ने वाली गर्मी हमेशा आर्द्र होगी, नमी से परिपूर्ण होगी, या आप कह सकते हैं वेट होगी। और इसके पैरेलली जब आप मध्य एशिया के बारे में देखेंगे तो आप एक कॉमनैलिटी पाएंगे कि मध्य एशिया में जो गर्मी पड़ती है वह गर्मी वास्तविकता में कैसी होती है? शुष्क होती है। फाइन, अब इसी के साथ अब मैं ये जो है इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में फिट कर रहा हूं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसी के साथ आप एक और ट्राइब के बारे में देखें, जैसे मैंने अभी आपको बाबर के बारे में बताया, दैट बाबर यूज्ड टू रूल के जो है भारतीय उपमहाद्वीप में 12 से 4 के बीच में, एक कंक्लूजन है ये, 12 से 4 के बीच में जो है एक्टिविटीज, क्रियाकलाप थोड़े मध्यम पड़ जाते हैं। फाइन, अब इसी के साथ आप ये देखें, फाइन, ये एक ट्राइब है। फाइन, इस ट्राइब को बोलते हैं मसाई ट्राइब। मसाई ट्राइब, फाइन, ये कहां रहती है? तो ये ट्राइब रहती है अफ्रीका में। फाइन, और ये एक ट्राइब देखें, इस ट्राइब का नाम है पिग्मी। फाइन, एंड आई थिंक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे देन आपने इजीली इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया होगा। फाइन, के पिग्मी से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और मसाई ट्राइब से भी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखेंगे। फाइन, अब ये जो पिग्मी है या मसाई है,
इन ट्राइब्स के बारे में जब क्वेश्चन आएंगे, फाइन, तो आप ध्यान से देखें, इफ आई यूज्ड टू ड्रॉ द मैप ऑफ अफ्रीका, अगर मैं अफ्रीका का मैप ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा सा दिखता है अफ्रीका। जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लूं, दिस, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये जो है वो अरब का प्रायद्वीप में ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ये जो सी है इसे जो है वो पर्शियन गल्फ बोलते हैं या फारस की खाड़ी कहते हैं। ये जो है लाल सागर है या रेड सी है। अब देखें, अगर मैं आपको प्लॉट करूं, ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है यहां पर आपको मिलेगा सवाना, घास का मैदान, यहां आपको कहीं पर मिलेगा कॉन्गो, इसका नाम है कॉन्गो रिवर एरिया, यानी कि कॉन्गो नदी क्षेत्र, ठीक। अब इसके बाद यहां देखें, यह है बेसिकली कालाहारी मरुस्थल या कालाहारी डेजर्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कालाहारी, क्लियर। अब मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसी एक अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, इसी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको कॉन्गो रिवर बेसिन के आसपास या कॉन्गो बेसिन के आसपास आपको एक ट्राइब दिखेगी। इस ट्राइब को बोलते हैं पिग्मीज। ये पिग्मी ट्राइब है, पिग्मी जनजाति है। और इसी कालाहारी मरुस्थल के आसपास आपको मिलेगी मसाई ट्राइब। अब ध्यान से देखिएगा, मसाई ट्राइब इस दुनिया की सबसे ज्यादा हाइटेड ट्राइब है। आपको देखने को मिलेगा कि इनकी एवरेज हाइट 6 एंड इन सम केसेस 6.5 जाती है इनकी हाइट, फाइन, मतलब इनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है। और इसी के पैरेलल में अगर आप पिग्मीज को देखें तो इनकी जो हाइट है ये डॉर्फ नहीं है, बौने नहीं है, परंतु इनकी एवरेज हाइट जो है वो 5.5 से मैक्सिमम 6 तक जाएगी। मतलब इनकी एवरेज हाइट कम होती है, ये शॉर्ट होते हैं, डॉर्फ नहीं होते, बौने नहीं होते, पर शॉर्ट होते हैं। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि इनकी हाइट जो है वो सामान्यतः कम होती है, फाइन। लेकिन अगर आप गूगल करते हैं मसाई ट्राइब के बारे में तो इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है। और ध्यान से देखें, ये दोनों ही नियर बाय एरियाज में रहते हैं, मतलब इनके जो लोकेशन है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो है वो ट्राइब है, फाइन। इतना ह्यूज डिफरेंस, इतना बड़ा अंतर इन जनजातियों के बीच में ये कैसे उपस्थित है, फाइन। तो जब भी इस प्रकार का स्विफ्ट चेंज होगा, फाइन, सिविल सेवा जो है इसके बारे में प्रश्न पूछेगी। क्लियर हुई बात? तो अगर मैं आपसे कंक्लूडिव वे में पूछूं तो चाहे वो बाबर का उल्लेख हो या मसाई ट्राइब और पिग्मी ट्राइब, मसाई जनजाति और पिग्मी जनजाति का उल्लेख हो, इन दोनों ही और इन तीनों ही सेक्टर्स में कौन सी एक चीज कॉमन है, फाइन। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मसाई ट्राइब कहां रहती है, तो याद रखिए जो मसाई ट्राइब है ये रहती है वास्तविकता में मरुस्थल में। क्योंकि कालाहारी वास्तविकता में क्या है, एक मरुस्थल है, फाइन। और जो पिग्मीज हैं ये कहां रहते हैं, तो याद रखिएगा ये जो पिग्मीज हैं ये कॉन्गो रिवर के आसपास रहते हैं। और जो कॉन्गो रिवर है, इसके लिए याद रखिएगा कॉन्गो रिवर अर्थ पे अमेज़न के बाद, यानी कि अमेज़न जो रिवर है, फाइन, अमेज़न के जो जंगल हैं, उसके बाद सेकंड मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है, दूसरा सबसे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र है क्या, कॉन्गो रिवर का एरिया। और याद रखिएगा यहां जो वन है, ये वन कौन से हैं, ये वन है सदाबहार वन, सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा कि वो ट्राइब, वो जनजाति जो मरुस्थल में रह रही है उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, और वो जनजाति जो एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रह रही है इसकी ऊंचाई सबसे कम है, फाइन। अब याद रखिएगा कालाहारी जो मरुस्थल है ये अर्थ का सबसे ड्राई एरिया है, अर्थ का सबसे शुष्क एरिया है, एरिड जोन है, मतलब इस दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल, ड्राई एरिया, ये कालाहारी मरुस्थल है, फाइन। और जो पिग्मी ट्राइब है ये दुनिया के दूसरे सबसे घने सदाबहार वनों में जो है वो निवास करती है।
अब इन दोनों परिस्थितियों के साथ आप एक और एग्जांपल देखें। अगर आपने देखा होगा कि जो एमपी या सीजी या हरियाणा या तमिलनाडु, इन सभी स्टेट में जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें भी एवरेज हाइट में डिफरेंस है। फाइन। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके यूएसए के प्रेसिडेंट तक के सारे लीडर्स को भी कंपेयर करें तो आपको उनके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी डिफरेंस दिखेगा। फाइन। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जलवायुवीय क्षेत्रों की महत्ता। फाइन। और इसमें भी सबसे बड़ा की प्लेयर कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा की प्लेयर है ये आर्द्रता या जलवाष्प। फाइन। अब याद रखिए किसी भी एरिया में, फाइन, अब मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताता हूं कि पृथ्वी पर जो जलवाष्प है इसका स्तर जो है वो 0.2%, 0.2 या 25% से 5% तक वेरी करता है। मतलब वायुमंडल में जो जलवाष्प है इसका स्तर अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र में इसका जो है वो स्तर अलग अलग है। पर याद रखें ये इससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। क्लियर? अब समझें इस चित्र को कि जिस भी एरिया में, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के जिस भी क्षेत्र में जलवाष्प का स्तर उच्च होगा यानी कि हाई होगा, और जिस भी क्षेत्र में जलवाष्प का स्तर जो है वो लो होगा, क्लियर, उस क्षेत्र में आपको ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। यानी कि द एप्लाइड पार्ट ऑफ दिस इज, इसका जो एप्लाइड पोर्शन है वो याद रखें कि पृथ्वी के जिस भी क्षेत्र में जलवाष्प का स्तर उच्च होता है उस क्षेत्र में आपको ग्रोथ कम दिखती है, और जिस भी क्षेत्र में आपको जलवाष्प का स्तर उच्च दिखता है उस क्षेत्र में जो है, जिस क्षेत्र में उच्च दिखता है वहां पर ग्रोथ लो होती है, और जहां पर भी जलवाष्प का स्तर लो होता है वहां ग्रोथ हाई होती है। अब ये कैसे होता है तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब श्वसन क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फाइन, तो आपके फेफड़ों में जो जाने वाली वायु है इसमें एक फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन होगी, इसमें एक फिक्स अमाउंट में जो है नाइट्रोजन होगी, लेकिन वो कौन सी गैस है जो हर बार एरिया टू एरिया चेंज होती है? तो एरिया टू एरिया चेंज होने वाली जो गैस है वो है वाटर वेपर या जलवाष्प या आर्द्रता। अब ये जो आर्द्रता है ये हर बार चेंज हो रही है, और जब कभी आर्द्रता में परिवर्तन होगा तो आप ध्यान से देखें, एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए अमेज़न के फॉरेस्ट के बीच में खड़ा है और पूरी लाइफ वहां व्यतीत करता है। फाइन। मतलब उसने अपना पूरा जीवन काल जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बीच में व्यतीत करा है। तो पूरे जीवन काल में जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है, श्वसन क्रिया कर रहा है, तो हर स्ट्रोक में उसके फेफड़ों पर ज्यादा अमाउंट में 5 से 7% तक, 5 to 7% तक क्या जा रही है? जलवाष्प जा रही है। अब जब जलवाष्प जाएगी तो ऑक्सीजन का परसेंटेज थोड़ा कम होगा। फाइन। अब जब कभी कोई अदर एरिया में, जैसे अब मैं एग्जांपल पुट कर रहा हूं मरुस्थल का, अब समझिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी मरुस्थल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, फाइन, अब मरुस्थल कहें या आप कहें ये क्षेत्र, ये है ध्रुवीय क्षेत्र या पोलार एरिया। फाइन। तो ध्रुवीय क्षेत्र हो या मरुस्थली हो, दोनों ही क्षेत्र में कॉमनैलिटी है, और वो कॉमनैलिटी क्या है? वह कॉमनैलिटी है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में आर्द्रता या नमी कम है। फाइन। क्यों? क्योंकि ठंडे क्षेत्र में कम मात्रा में तापमान होगा, कम मात्रा में जो है वो जलवाष्प निकलेगी, जलवाष्प कम निकलेगी तो वायु में नमी की मात्रा भी कम होगी। तो वायु में नमी की मात्रा कम। अब चाहे वो पोलार एरिया हो, ध्रुवीय क्षेत्र हो, ध्रुवीय क्षेत्रों में वाष्पन कम होगा, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में या डेजर्टिफाइड एरियाज में यहां पर तापमान उच्च है परंतु जल ही नहीं है, फाइन, तो भी यहां पर आर्द्रता कम होगी। तो मरुस्थली या फिर पोलार एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र, दोनों ही कंडीशंस में यहां पर नमी की मात्रा कम है, और जब भी कभी नमी की मात्रा कम होगी मेक श्योर उस क्षेत्र में ग्रोथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हर बार रेस्पिरेशन करने पर स्ट्रोक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है। फाइन। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का लेवल कम या ज्यादा बहुत बड़े लेवल पर हो, फाइन, बट मेक श्योर ज्यादा कंफर्टेबल ब्रीदिंग आप कब कर पाएंगे? आपके फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन कब एब्जॉर्ब कर पाएंगे? जब नमी की मात्रा थोड़ी कम होगी।
जब नमी की मात्रा कम होगी तो फेफड़े ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल होगा। और याद रखें, फाइन, आप कितना भी प्रोटीन खाएं, फाइन, पर आपके बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती, इस बात पर निर्भर नहीं करती बहुत ज्यादा कि आपकी डाइट क्या है। फाइन, डाइट लेने के बाद भी आपकी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी कितने बेहतर तरीके से उस प्रोटीन को या उस डाइट को डाइजेस्ट करके उसमें से पोषक तत्व निकाल पाएगी। और ये डिपेंड करेगा सेल्यूलर लेवल पे। मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूं। फाइन, आपके जो सेल्स हैं वो एक क्रिया करते हैं जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। फाइन, आप बायोलॉजी में इस चीज को पढ़ेंगे कि स्वांगीकरण क्या होता है। फाइन, मतलब जो ऑक्सीजन आपने ली, आपके फेफड़ों ने उसे जो है रक्त में मिलाया, और रक्त में जब वो मिलेगी तो किसके साथ मिलती है? हीमोग्लोबिन के साथ। अभी जो हीमोग्लोबिन है आपके बॉडी के अंदर सेल्स पे जाएगा, और जैसे ये सेल्स को रीच करेगा, मेक श्योर वहां पर ये ऑक्सीजन का यूज करके आपके बॉडी के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा तथा पोषक तत्व, इसको जनरेट करेगा। अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी? ऑक्सीजन की। और जब भी एक पर्सन जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है रेस्पिरेशन करेगा, उसको हर बार स्लाइटली कम ऑक्सीजन मिलेगी। और वह पर्सन जो अफ्रीका में रेस्पिरेशन करेगा, फाइन, या अफ्रीका के किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में या भारत के किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में रेस्पिरेशन करेगा, या ध्रुवीय क्षेत्रों में या ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान कम होता है, जिससे जलवाष्प की मात्रा कम होती है, आर्द्रता की मात्रा कम होती है, उस क्षेत्र में जब वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, उस कंडीशन पे उसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी। और ये स्वांगीकरण की क्रिया है, ये सेल्यूलर लेवल पे थोड़ी अच्छी होगी, और ये हर बार ग्रोथ को प्रमोट करता है। फाइन, अब ये ओनली फैक्टर नहीं है, इसके अलावा एन नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स भी हैं। मैं एक माइक्रोस्कोपिक स्मॉल लेवल पे एक फैक्टर का डिस्कशन कर रहा हूं। फाइन, यहां ग्रोथ हायर होगी। तो देखें ध्यान से कि सिर्फ किसी क्षेत्र में, मात्र किसी क्षेत्र में आर्द्रता, या मैं कहूं नमी, फाइन, आर्द्रता, नमी कह ले या इसे जलवाष्प कह रहे, इसका स्तर उच्च होने से वहां रहने वाले, वहां निवास करने वाले व्यक्तियों की हाइट, ग्रोथ, फूड, ये किस प्रकार से चेंज होता है? बात समझ पा रहे हैं? फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट इज, मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना यह चाहता हूं कि पृथ्वी पर उपस्थित जलवाष्प का अप्लाइड पार्ट है कि यह जलवाष्प हर बार पृथ्वी पर ग्रोथ को लिमिट करती है। फाइन, लेकिन याद रखें, एक सर्टेन लेवल तक, एक निश्चित स्तर तक जलवाष्प का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादा ड्राई होने पर ग्रोथ जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट भी करती है। क्लियर? तो ग्रोथ के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर, एक वर्ड यूज होता है और इस वर्ड को नोट करें। फाइन, एक लिमिटिंग फैक्टर है क्या? जलवाष्प। क्लियर हो गई बात? फाइन, अब इस जलवाष्प से संबंधित अन्य डायमेंशंस अब मैं ये डिस्कशन में लाना चाहता हूं। क्लियर? अब आप देखेंगे, मैं एक 10 सेकंड का स्मॉल सा पॉज लेकर आपसे एक विषय पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि अगर आप देखें सिविल सेवा परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा है, पहले कुछ सालों तक जो है ये प्रश्न आपको प्री में देखने को मिले, इसके बाद यही प्रश्न आपको मेंस में देखना स्टार्ट हुए। फाइन, अब ये जो मेंस में आने लगे, जो प्री में आ रहे थे वो मेंस में आने लगे, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है यूपीएससी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। फाइन, स्टूडेंट ने 4-5 स्टेटमेंट्स पढ़े रिगार्डिंग जलवाष्प, रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी, कि ये ह्यूमिडिटी हाई कहां होती है, लो कहां होती है। फाइन, बट जब उसने प्रश्न पूछा तो प्रश्न उसने पूछा ट्राइब से। क्लियर? अब आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी ये रखना है कि ये है पृथ्वी, पृथ्वी पे ये दो क्षेत्र हैं, इन दो क्षेत्रों को, इन दो लाइनों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल एरिया। फाइन, और ये जो ऊपर का क्षेत्र है इसे कहा जाता है ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर एरिया। आपको याद ये रखना है कि जब कभी आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर मूव करेंगे तो उस कंडीशन पे जो आर्द्रता है इसका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। फाइन, ये जैसे जैसे आप जाओगे, ये कम होता जाएगा। अगर आप यहां से ऊपर से यहां से चलना स्टार्ट करते हो और इस दिशा की ओर आते हो, मींस आपका जो मूवमेंट है वो इधर से इधर है, तो इस केस में ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा।
और अगर आपका मूवमेंट इस दिशा से इस दिशा की ओर है, मतलब कटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर है, मतलब आप इधर से इधर जाएंगे, तब के केस में जो लेवल है वो कम होता जाएगा। बात क्लियर हो गई? फाइन। सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन क्या है? तो यहां तापमान उच्च है, यहां तापमान निम्न है। निम्न तापमान होने पर इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन की क्रिया कम होगी, तो वायु में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा भी कम होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? फाइन। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सबसे कम कहां होती है, तो याद रखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है, बट सबसे कम जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। फाइन। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प जो है या नमी या आर्द्रता, इसका लेवल जो है वो कम होता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका लेवल जो है वो ज्यादा होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ये कम होता है, इसलिए आपको यहां ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। क्लियर है? चलिए, तो एक तो डायमेंशन ये कंप्लीट हुआ रिगार्डिंग जलवाष्प, रिगार्डिंग नमी, रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी, के बेसिकली ये एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारी ग्रोथ के लिए। फाइन। और शायद आपने इसलिए सुना होगा कि आपके पेरेंट्स हमेशा कहेंगे कि डियर आपको सुबह अर्ली 5 बजे उठना है। आपको भारतीय संस्कृति में भी दिखेगा कि आपको जो है पेरेंट्स बार बार बोलेंगे कि सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। फाइन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत साइंटिफिक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड द कल्चर। फाइन। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखें तो दोपहर के समय, जो मैंने बाबरनामे का उल्लेख करा था, दोपहर के समय भारतीय उपमहाद्वीप में 12 से 4 के बीच में तापमान सबसे उच्च होता है, इसलिए नमी सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे शाम होती जाती है तापमान कम होता जाता है, और जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, मेक श्योर कि वो जो नमी है वो ओस बनकर नीचे आ जाएगी। क्लियर है? फाइन। तो जो नमी है, जो ओस है, वो नीचे आ गई, तो हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। दोपहर के समय 12 से 4 के बीच में नमी या जलवाष्प का स्तर अधिक है, आपको जो है वो लेथार्जिक फील होगा। क्लियर? और पेरेंट्स कहेंगे कि सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसका रीजन क्या है? तो मेक श्योर जो दिन भर के तापमान के कारण वायु में जो जलवाष्प आई थी, फाइन, वो रात भर में ठंडी होगी, और रात भर में सुबह के 3-4 बजे के आसपास आपको जो वातावरण है इसमें ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा दिखेगा। और ये ऑक्सीजन का लेवल, अब आपने सुना होगा आयुर्वेदा से इसके आपको जो है वो गीली घास में जिसमें ओस जमी हो उसके ऊपर चलना चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। डियर, वो स्वास्थ्य अच्छा इसीलिए है क्योंकि उस घास के ऊपर उपस्थित ओस इस बात का एविडेंस है कि इसके ऊपर उपस्थित 11-12 फीट की जो वायु है, इस वायु की सारी नमी जो है वो नीचे आ चुकी है, आर्द्रता जो है वो नीचे आ चुकी है, और नीचे आ चुकी है, इसलिए हर स्ट्रोक पे आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। क्लियर? अब आपकी इससे क्या अच्छी होगी? इम्यूनिटी अच्छी होगी। फाइन। आपका स्वांगीकरण अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्लियर है पॉइंट? फाइन। अब आए इसके दूसरे पार्ट पे, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो जलवाष्प है इसके लिए, एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस पार्ट। जलवाष्प के लिए 2 प्रकार की जो कंडीशंस हैं, आपको इसको समझना होगा। फाइन। अगर मैं कहूं कि वायु में जो जलवाष्प उपस्थित है वो कौन से 2 दिशाओं में कार्य करती है, तो पहली चीज है कि जो जलवाष्प है इसकी संघनन की क्रिया होती है। अब संघनन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है। अगर आप देखें संघनन की क्रिया में मेघ, कोहरा, ओस, पाला, धुंध, अब यहीं रुक जाए, इनका निर्माण होता है। अब ये संघनन क्या होता है? तो संघनन कुछ नहीं है, जब हम इसे डिटेल में क्लाउड वाले चैप्टर में यानी कि बादलों वाले चैप्टर में देखेंगे तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि संघनन की क्रिया, अभी मैं बहुत सरफेस लेवल पे बता रहा हूं, सतही तौर पर हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको जो है वो डिटेल में देखेंगे जब हम मेघ स्पेसिफिक टॉपिक देखेंगे। अभी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो संघनन की क्रिया में कुछ नहीं होता, बस जलवाष्प जो उपस्थित है वायु में वो ठंडी होके एक छोटे छोटे कणों के रूप में इस प्रकार से एक जगह पर एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है। फाइन। अब इसे बोला जाता है संघनन, यानी कि जो जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित है उस जलवाष्प का ठंडा होकर हवा में उतराना, इसे कहा जाता है क्या? कंडेंसेशन या संघनन। अब संघनन का एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है जब वो जमकर नीचे आ जाए, यानी कि वो सीधा सीधा पानी में परिवर्तित हो जाए। क्लियर है? तो इसे कहा जाता है कि तब जमीन पर आपको ओस दिखेगी, यह भी एक संघनन का प्रकार ही है।
क्लियर। तो कुल मिला के गैस के फॉर्म से पानी के फॉर्म में जलवाष्प का चेंज होना, यानी कि गैस से पानी में आना। वाष्पीकरण क्या है? पानी से गैस में बदलना, गैस से पानी में बदलना, यह संघनन है, सिंपल सा, क्लियर। अब इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, फाइन। अब इन सब के बारे में हमें बहुत डिटेल में देखना है कि पृथ्वी पर मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है, फाइन। अलग अलग प्रकार के मेघ हैं, फाइन। और अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में एक अलग ही प्रकार के मेघ का निर्माण हुआ था, जिसे शेल्फ क्लाउड कहते हैं, क्लियर। अब ये इस प्रकार के मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है, फाइन। तो हम आगे इसी जलवाष्प से रिलेटेड एक चैप्टर है मेघ, और इस मेघ वाले चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग तरीके के मेघ होते हैं, क्लियर। इसके बाद कोहरा। अब ध्यान से सुनिए कोहरा क्या होता है, फाइन। कोहरा आई थिंक आप सभी बहुत अवेयर होंगे, जब जो शीत ऋतु होती है उस समय आपका जो अपीयरेंस होता है या आपका जो विजिबिलिटी होती है ये थोड़ी कम होने लगती है। ये कम होने का रीजन क्या है? ये कम होने का रीजन है तापमान कम होने से वायु में जो जलवाष्प उपस्थित थी वो ठंडी होना प्रारंभ हो चुकी है, ठीक। आप अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊं तो याद रखिए एक छोटे से धूल के कण के आसपास जो जलवाष्प है वो इस प्रकार बहुत ही छोटी और बारीक जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है, फाइन। लेकिन अभी ये इतनी भारी नहीं है कि नीचे आए, तो ये सस्पेंडरी कंडीशन में, उतराती हुई कंडीशन में हवा में तैरती रहती है, फाइन। तो एक धूल के कण के आसपास अगर जलवाष्प जो है वो इकट्ठी हो जाती है तो उस कंडीशन पे ये अभी इतनी भारी नहीं हुई है कि जमीन को टच कर ले, लेकिन हवा में उतराने की कंडीशन पे रहती है। और इस कारण जो है ऐसे बहुत सारे कण जब उपस्थित होते हैं तो आपको कोहरा सामने देखने को मिलता है, ठीक। तो कोहरा भी वास्तविकता में क्या है? एक संघनन का ही प्रकार है, क्लियर। अब इसी कोहरे में जो ये कण बना, जस्ट अ सेकेंड, ये जो कण बना ध्यान से देखें, ये एक कण है, इसके आसपास इस प्रकार से जलवाष्प इकट्ठी हुई है, और ये जो जलवाष्प इकट्ठी हुई, फाइन, अगर इसमें टेम्परेचर और कम होता जाए तो यहां जो इकट्ठे होने वाली जलवाष्प है ये धीरे धीरे करके इतनी भारी हो जाएगी कि इसको लेकर नीचे जो है वो बैठा देगी, और इस प्रकार से हरी हरी घासों के ऊपर जो है आपको जलवाष्प जमी हुई दिखेगी, जिसे आप ओस कहते हैं, ड्यू कहते हैं, क्लियर। तो ये कोहरा है, फॉग बोलते हैं इसे, ये ओस है जिसे ड्यू कहा जाता है, फाइन। और अब यही ध्यान से देखें पाला क्या होता है, फाइन। अब ध्यान से समझिएगा, पाला को बोलते हैं फ्रॉस्ट। और याद रखें सिविल सेवा को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, फाइन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने शायद सुना होगा ये वर्ड कि भारत में जब कभी ठंड होती है तो उस समय एक न्यूज आती है कि किसी क्षेत्र के किसानों की फसल में पाला मार गया, फाइन। इसे जो है इंग्लिश में फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। अगर आप हिंदू पढ़ें तो आपको एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे इसका डिस्कशन मिलेगा, फ्रॉस्ट बाइट हुई, फाइन। अब ये क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझिएगा कि अगर जलवाष्प थी, मैं वापस से इधर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कहा कि ये जलवाष्प है, ये एक धूल का कण है, नमी है पूरी वायु में, इसके आसपास जो है वो जलवाष्प ऐसी इकट्ठी हो गई, ठंडी हो गई इसके आसपास, अभी इतनी भारी नहीं है, अभी इतनी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, मान लीजिए ये एक धूल का कण है, ये डस्ट पार्टिकल है, फाइन। इसके आसपास इस प्रकार से जो है वो जलवाष्प जमी, क्लियर। अगर ये जलवाष्प जमी है और ये उड़ने की कंडीशन में, उतराने की कंडीशन में है, तो हम इसे कहते हैं ये कोहरा है, फाइन। अगर ये नीचे आ जाता है, नीचे आने पर यह घास में अगर जम जाता है पानी की बूंद के रूप में, तो इसे कहते हैं कि ये ओस है, ये है ओस। और अगर यही ओस उस क्षेत्र में तापमान और कम होने से अगर ये आइस में कन्वर्ट हो जाए, आइस का मतलब क्या है? तो याद रखिए बर्फ, नो, ध्यान से समझिएगा। एक अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको जो है वो स्नो की एक बॉल से हिट करूंगा, फाइन, तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे मैंने कॉटन की बॉल से आपको हिट करा है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको एक आइस की बॉल से हिट करा है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे मैंने एक बड़े से पत्थर से आपको हिट करा हो। तो जो स्नो होती है, जो हिम होती है, वो जो है वो सॉफ्ट होती है, और जो हिम का एक फॉर्म होता है, जैसे आप लेमन लैंग्वेज में बर्फ कह लो,
फाइन। जो हार्ड होती है, जो आपके रेफ्रिजरेटर में पानी के क्यूब्स के जमने के बाद बनती है, उसे कहा जाता है आइस। और याद रखिए ये हार्ड होती है। क्लियर? तो याद रखिए यहां जो उपस्थित ओश है, अगर यहां तापमान अत्यधिक कम हो तो ये ओश जो है वो आइस में चेंज हो जाती है, और इसी आइस को जो है वो कहा जाता है, हमने यहां स्लाइड में देखा, दैट इसी को कहा जाता है पाला। फाइन। कभी कभी इसे तुषार भी कहते हैं, पाला कह ले या तुषार कह ले। तो याद रखें कि धूल के कण के आसपास अगर जलवाष्प जो है वो ठंडी होना स्टार्ट हो और ये सस्पेंडरी कंडीशन में हो, उतराने वाली स्थिति में हो, तो उस समय हम इसे कोहरा कहते हैं। अगर इसमें जलवाष्प ज्यादा जम जाए तो ये नीचे आ जाता है और ये पानी की वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, पानी की बूंद के फॉर्म में अगर जमता है, रखा है, तो इसे ओस कहते हैं। और अगर यही ओस और भी ज्यादा तापमान कम होने से अगर ये आइस में चेंज हो जाए तो इसे पाला कहते हैं। तो पाला, ओस, कोहरा, ये 3 कंडीशन है। क्लियर? अब चौथी कंडीशन क्या है? तो देखिए कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको आने वाले समय पर प्रश्न सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होगी। क्लियर? इट इज अ वेरी सिंपल टास्क टू डन इफ यू हैव अ कंसेप्चुअल क्लियरिटी। बहुत आसान हो जाता है प्रश्नों को सॉल्व करना अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक? तो कोहरा से ओस, ओस से कोहरा से ओस से पाला। क्लियर है? पाला आइस के फॉर्म में। फाइन। अब मैं आगे जाऊं उसके पहले रुक जाएं। अब आप मुझे गूगल करके सर्च करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी फसल है जो पाला रहित है या जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट है, मतलब जिस पे फ्रॉस्ट बाइट नहीं होती, पाले की मार नहीं पड़ती। ऐसी विश्व में एकमात्र क्रॉप है जो भारत में नहीं होती। मैं पहले बता दूं, जो भारत में नहीं होती, एकमात्र ऐसी क्रॉप है जिसपे पाले की मार नहीं होती। और सच बोले तो पाला पड़ना एक डिजायर्ड कंडीशन है। याद रखिएगा कि पाला जो है कभी भी कृषिगत गतिविधियों के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन में नहीं आता। हर बार ये जो है एक ड्रॉबैक है, एक समस्या है किसी भी क्रॉप के लिए कि उस क्षेत्र में पाला पड़ा। क्लियर? लेकिन एकमात्र ऐसी फसल है विश्व में जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट भी है और इवन उसके लिए फ्रॉस्ट यानी कि पाला रिक्वायर्ड भी है, जरूरी कंडीशन में आता है कि वहां पाला पड़े। एकमात्र क्रॉप है। और यह भी याद रखिएगा कि यह प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है ना? अब ये कैसे है और क्या है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फाइन। बट अभी हमारा जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखिए कि फर्स्ट स्टेज से इसे हटा दें। ये जो मेघों का निर्माण है, ये मेघों का निर्माण आगे एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे हम डिस्कस करेंगे। पहला है कोहरा, सस्पेंडरी कंडीशन में, उतराती हुई अवस्था में। दूसरा है ओस, ओस मतलब कि वो जम के नीचे आया। तीसरी कंडीशन है पाला, पाला मतलब कि वो जम गया आइस के रूप में, बर्फ के रूप में। और फोर्थ है फिर धुंध। अब ये धुंध क्या होती है? फाइन। तो सिंपल से वर्ड्स में समझिएगा। अगर आप बुक्स में जाएंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि थोड़ी टफ लैंग्वेज में लिखा होता है। ठीक है? तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जब कभी कोहरा होगा और किसी एरिया में स्मोक होगा, तो स्मोक और कोहरा ये दोनों मिलने के बाद क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा? तो याद रखिए जब ये दोनों मिलेंगे तो ये धुंध बनेगा। क्लियर? और धुंध में अब बताएं जो विजिबिलिटी है या देख पाना है किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं और सामने जो है अगर कोहरा है तब, या आप कार ड्राइव कर रहे हैं और सामने धुंध है तब, किस परिस्थिति में आपकी विजिबिलिटी कम होगी, आपकी देख पाने की क्षमता कम होगी? तो याद रखें कोहरा होने पर विजिबिलिटी कम होती है, बट धुंध होने पर विजिबिलिटी सबसे कम हो जाती है। और यही कारण है कि जब आप पाएंगे कुछ वीडियोस दिखते हैं जहां पर कार ड्राइवर जो है कार ड्राइव कर रहा है और सामने की कार उसे दिखाई नहीं दी और उसने सीधे जाके जो है दूसरी कार को हिट कर दिया। इस प्रकार के वीडियोस जब वायरल होंगे तब की कंडीशन पे हर बार याद रखें कि उस एरिया में कोहरे का नहीं धुंध का निर्माण हुआ था। और धुंध के निर्माण के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? उस एरिया में
क्या हो, स्मोक हो। और यह भी याद रखें कि कोहरा होने के लिए जरूरी है कि वहां तापमान कम रहा हो, यानी कि जब किसी क्षेत्र में ठंडी हो, शीत ऋतु हो और उस क्षेत्र में आसपास पॉल्यूशन ज्यादा हो, प्रदूषण ज्यादा हो, खासकर स्मोक ज्यादा हो, तब आपको उस कंडीशन पे उस एरिया में देखने को मिलेगा धुंध, और तभी आपको उस प्रकार के वीडियोस दिखेंगे जहां पर एक कार ने दूसरी कार को उड़ा दिया। बात क्लियर है? आप देखेंगे कि दिल्ली से हरियाणा जाने के टाइम पे आपको इस हाईवे में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो है पलारी जलाई जाती है, और पलारी जाने पर, स्टबल बर्निंग करने पर जो स्मोक निकलती है वो हरियाणा से, पंजाब से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है, और दिल्ली में पहले ही टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम, स्मोक, टेम्परेचर कम, कोहरा उपस्थित, स्मोक उपस्थित, निर्माण हो जाता है किसका? धुंध का। फाइन। और ये जो धुंध होती है इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, और इसीलिए सिविल सर्विसेज आपको पूछेगा कि धुंध का निर्माण किस परिस्थिति में होता है। आगे जब मैं आपको संघनन के चैप्टर में मेघों के निर्माण के बारे में डिस्कस करूंगा, वहां पे और डिटेल में बताऊंगा कि ये और कैसे बनता है। क्लियर? नाउ अब आए नीचे, ये देखें, मैंने यहां पर 2 टॉपिक्स और लिखे जिनके बारे में अभी इस परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। जैसे धूम कोहरा, यह किस प्रकार से बनता है? इसे याद रखें, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। फाइन। यह किस प्रकार से बनता है? और साथ में नीचे आप देखेंगे इसी का जो है एक और फॉर्म होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके साथ भी इसका एक कनेक्शन होता है। फाइन। तो धूम कोहरा क्या होता है, या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होते हैं, या इस प्रकार से प्रकाश रासायनिक जो धुंध होती है ये किस प्रकार से निर्मित होती है, इसके बारे में मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में, जहां पर बादल के बारे में यानी कि मेघों के बारे में डिस्कशन करूंगा, वहां पर मैं इनके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। पॉइंट क्लियर हो गया? फाइन। नाउ ध्यान से देखें, मैंने क्या बताया आपको? प्रकृति में उपस्थित जलवाष्प संघनन की क्रिया से कौन कौन से डायमेंशंस हमारे लिए ओपन करती है। तो इसमें सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है कोहरा, सेकंड इंपॉर्टेंट है ओस, थर्ड है पाला, फिर है धुंध। और ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपके ओवरलैप करेंगे। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स में भी ये आएंगे और वहीं इनके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा, परंतु मैं एक सतही तौर पर आपको प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसके बारे में डिस्कशंस दूंगा। क्लियर है? अब इसका जो लास्ट डायमेंशन है, जो अंतिम डायमेंशन है, वो ध्यान से देखें, और अंतिम डायमेंशन है वर्षण या वर्षा या प्रेसिपिटेशन। अब क्या होता है वर्षण, क्या होती है वर्षा, और क्या होता है प्रेसिपिटेशन, ये सब कुछ एक ही होता है। कुल मिला के जब कभी वर्षा हो, यानी कि जलवाष्प जो वायु में उपस्थित है वो जलवाष्प नीचे आना प्रारंभ करे, तो उसको आने के लिए कुछ माध्यम मिलते हैं, कुछ प्रकार हैं। अब ये कौन से प्रकार हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर सिंपल से फॉर्म में वर्षा हो, यानी कि एक मेघ बना, मेघ बनने के बाद इससे बारिश प्रारंभ हुई, तो इसे कहा जाता है कि यह हुआ है वर्षा, यानी कि पानी के रूप में ये नीचे आया है। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन है हिमपात। हिमपात में ये बर्फ के रूप में आता है। अब याद रखें, मैंने बर्फ कहा है। फाइन। अब हिंदी में यहां पर हमारे पास एक वर्ड है बर्फ, इंग्लिश में स्पेसिफिक हो जाता है, तो आप इसके लिए स्पेसिफिकली ये वर्ड याद रखें। हिमपात में स्नो आती है। क्लियर? तो यहां पर आपको थोड़ा अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखें कि स्नो मतलब सॉफ्ट कॉटन की बॉल। क्लियर? अब याद रखें बूंदाबांदी यानी कि थोड़ी बारिश, यानी कि अभी ठीक से वर्षा नहीं हुई है। कभी कभार आपने जो है इसके लिए एक कंडीशन आपने देखी होगी। फाइन। आप देखें जब वर्षा हो रही होती है तो होने के बाद एक कंडीशन आती है जहां वर्षा की बूंदें नीचे तो आती हैं, पर वो वर्षा की जो बूंदें हैं वो हवा में उतराती हुई नीचे आती हैं। मतलब अगर हवा तेज चल रही हो तो वो जो बूंदें नीचे आ रही हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ने लगती हैं। फाइन। इसे कहा जाता है बूंदाबांदी। क्लियर? अब याद रखें वर्षा और बूंदाबांदी में टेक्निकली डिफरेंस है। फाइन। वर्षा होती है तो मेघ का प्रकार अलग होता है, और जब बूंदाबांदी होती है तो मेघ का प्रकार अलग होता है। जनरली स्टूडेंट, और हम बोलचाल की, जस्ट बिकॉज कि हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है,
हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम बूंदाबांदी और वर्षा इन दोनों को जो है एक दूसरे के सिनोनिम समझते हैं, पर्यायवाची समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। फाइन, बूंदाबांदी कराने वाले मेघ अलग होते हैं, और जब वो प्रश्न पूछेगा तो याद रखें बूंदाबांदी के लिए उसका मेघ का प्रकार अलग होगा, और इसलिए हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं सिविल सेवा परीक्षा में। क्लियर। और दूसरा होता है वर्षा। वर्षा में झमाझम वर्षा। फाइन, मतलब जो सावन आता है, झूम के से सावन आता है, उसमें जो होने वाली बारिश है उसे वर्षा कहते हैं। उसमें एक अलग तरीके का जो है वो मेघ होता है। यहां पर बूंदाबांदी में अलग प्रकार का मेघ होता है। क्लियर। फाइन, तो जो वर्षा है या तो जो है वो हिमपात के रूप में भी हो सकती है, जिसे स्नोफॉल बोलते हैं। इसके अलावा बूंदाबांदी हो सकती है, या फिर ओलावृष्टि हो सकती है, या ओले के साथ वर्षा हो सकती है। अब ये ओलावृष्टि क्या है और ओले के साथ होने वाली वर्षा क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। ओलावृष्टि और ओले के साथ वर्षा, ये दो अलग कंडीशंस होती हैं। फाइन, ओलावृष्टि तब होती है जब सिर्फ ओले, फाइन, हेल ये सीधा नीचे आकर गिरे, वर्षा कम हो और ओले ये ज्यादा हो, तो इसे ओलावृष्टि कहा जाता है। फाइन, अब याद रखें, ओले के साथ वर्षा अगर लगी है, इसका मतलब है कि ओले कम है, वर्षा ज्यादा हो रही है, मतलब बारिश ज्यादा हो रही है, ओले कम गिर रहे हैं, तो हम इसे टेक्निकली उल्टा कहते हैं, वर्षा के साथ ओले बोलना चाहिए। फाइन फाइन, बट ये इंटरचेंजेबल है, आपस में परिवर्तित कर सकते हैं आप इसे, वर्षा के साथ ओले या ओले के साथ वर्षा। इसमें ओले हमेशा कम होंगे, वर्षा हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन ओलावृष्टि में याद रखिएगा थोड़ी बहुत बारिश होगी, बट जो ओले होंगे उनका साइज बड़ा होगा। फाइन, ये बड़े बड़े ओले नीचे आएंगे। अब ये ओलों का निर्माण कैसे होता है, या ये हेल स्ट्रोम कैसे होता है? ओलों को बेसिकली इंग्लिश में हेल कहा जाता है। ये हेल स्ट्रोम या ओलावृष्टि कैसे होती है? तो जब आप आगे अध्ययन करेंगे इन चैप्टर्स को, मैं अभी जब आगे प्लेलिस्ट में आगे बढ़ूंगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली जो हेल है, ध्यान समझिएगा, जो हेल है या ओला है या ओले है, ठीक, इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा। ये जैसा कि मैंने इधर मेंशन भी कर रखा है, ये देखें, ये ओले के साथ वर्षा या ओलावृष्टि, दोनों ही केसेस में ओलों का साइज अलग होता है, हेल का साइज अलग होता है। वृष्टि में इनका साइज बड़ा होता है, और वर्षा अगर इसके साथ ज्यादा हो रही है तो इनका साइज छोटा होता है। क्लियर। अब आए इधर, ध्यान से देखें। जब कभी ओलावृष्टि हो रही है बच्चों, उस समय आप ये नहीं कह सकते कि हिमपात हो रहा है। फाइन, अब देखें, जब आप हिंदी में जाएंगे तो हिम ये दोनों को इंडिकेट कर सकती है, यानी कि ये आइस को भी बता सकती है, और यही हिम जो है वो स्नो को भी बता सकती है। लेकिन इन दोनों के गुणधर्मों में एग्जैक्ट डिफरेंस है। फाइन, जो ओलावृष्टि है यहां पे स्नो नहीं होती, होती है ये आइस। तो याद रखें, जब कभी हेल स्ट्रोम हो रहा है या ओलावृष्टि हो रही है, उस समय टेक्निकली देखें तो बादलों से पत्थर के जैसी कुछ चीजें नीचे आकर गिर रही हैं, यानी कि ये हैवी डैमेज कॉज करता है। फाइन, ये बहुत अधिक हानिकारक होता है जनधन के लिए। क्लियर। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अब लास्ट डायमेंशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसी पार्ट से आते हुए दिखेंगे। क्या? तो ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा जलवाष्प, और ये मैंने लिखा यहां पर, एक सेकेंड, प्लस नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, ये जलवाष्प है और ये है मात्र जल। क्लियर। तो याद रखें, जब कभी संघनन की क्रिया होगी, फाइन, और संघनन की क्रिया जब कभी चल रही होगी, उस कंडीशन पे जलवाष्प से जब
बर्फ जिसे आप कहते हैं या आप इसे हिम कहें, इसका निर्माण हो रहा होगा, तो जलवाष्प से संघनन की क्रिया से हिम बनेगी, तो इसे आप इंग्लिश में स्नो बोलोगे। और अगर यह जलवाष्प संघनन की क्रिया के बाद और ठंडी होती है, तब के केस में यह चेंज होगी किसमें? आइस में। फाइन। और याद रखें इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बादल ने वर्षा कराना प्रारंभ करा, तो वर्षा कराने के साथ उसने जो जलवाष्प को पानी में परिवर्तित करा, टेम्परेचर इतना कम हुआ किसी कारणवश कि ये जो पानी है ये भी जम गया, और जमने के बाद ये किस में परिवर्तित हो गया? हेल में या ओस में। क्लियर हो गई बात? फाइन। तो देखिए, जलवाष्प से संघनन, संघनन से स्नो, और स्नो से स्नोफॉल। बट जलवाष्प से स्नो के बजाय जलवाष्प से जल, और जल से फिर आइस, ये कंडीशन क्रिएट होगी, तब के कंडीशन में ओले गिरते हैं। अब इसे समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार ऐसा चक्र ना होकर, यानी कि तापमान कम होने पर जलवाष्प संघनित होकर स्नो बनाती, ये ना करके जलवाष्प ने यह रास्ता चुना कि जलवाष्प पहले जल में बदली और जल से फिर वो आइस में बदली, ये रास्ता। अब ये क्यों हुआ, इसके लिए आपको जो है आगे आने वाली क्लास में मेघ वाले चैप्टर में देखना होगा, जहां मैं वर्षा के अलग अलग प्रकार को आपको समझाऊंगा। यहां हम सिर्फ जलवाष्प के आसपास के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फाइन। मतलब जो जलवाष्प है, जलवाष्प के पास दो रास्ते हैं, या तो जलवाष्प डायरेक्टली जो है स्नो में चेंज हो जाए, या जलवाष्प पानी में और पानी से आइस में चेंज हो। दोनों ही कंडीशन में एंड रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, अंतिम परिणाम बिल्कुल भिन्न होंगे। कैसे? तो यहां देखिए, जलवाष्प संघनित होकर स्नो, जलवाष्प जल, जल से आइस, यहां पर स्नोफॉल होगा, यहां पर हेलस्टॉर्म होगा। फाइन। यहां पर स्नोफॉल का मतलब है हिमपात होगा, और आइस के नीचे आने को फॉर्म को हम कहते हैं कि ये ओलावृष्टि है। पॉइंट क्लियर हो गया? फाइन। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी किस प्रकार से सिविल सेवा परीक्षा में अलग अलग तरीकों से पूछी जाती है। प्रश्नों को देखने पर कभी आप ये अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि यह प्रश्न आर्द्रता से आया है, चाहे वो मसाई ट्राइब से रिलेटेड हो, या वो पिग्मी ट्राइब से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी एरिया में किसी भी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड हो। इस प्रकार के प्रश्न, गुणधर्मों से रिलेटेड हो, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको जनरली आर्द्रता से आए हैं ऐसा समझने में जो है वो बहुत समय लगेगा। क्लियर? इसलिए मैंने आपको अप्लाइड पार्ट से समझाया है। इस चीज को समझने का प्रयास करें कि प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नेसेसरी। आपके कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इसके साथ हम क्लाइमेटोलॉजी में और आगे बढ़ते जाएंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।